Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 32.1 द बैकग्राउंड पृष्ठभूमि। द मुगल एम्पायर डिक्लाइंड इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी। 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध फर्स्ट हाफ में मुगल साम्राज्य का पतन हो गया। द पॉलिटिकल वैक्यूम was filled by the rise of regional states like Bengal, Hyderabad, Awadh, पंजाब एंड मराठा किंगडम। इससे उत्पन्न राजनीतिक शून्यता को बंगाल, हैदराबाद, अवध, पंजाब और मराठा राज्य जैसे क्षेत्रीय राज्यों के उदय ने भर दिया। But these regional powers could not provide political stability, resulting into a shameless chance for the British East India Company to establish a territorial empire in India. लेकिन ये क्षेत्रीय शक्तियां राजनीतिक स्थिरता प्रदान नहीं कर सकीं, जिसके परिणाम स्वरूप ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में क्षेत्रीय साम्राज्य स्थापित करने का अवसर मिल गया। Now a set of institutions and regulations were required to govern India through colonial machineries. अब भारत पर औपनिवेशिक तंत्र के जरिए शासन करने के लिए संस्थाओं और विनियमों का एक ढांचा चाहिए था। मीनिंग ऑफ अ कॉलोनियल स्टेट, औपनिवेशिक राज्य क्या होता है, उसका अर्थ क्या होता है, आइए देखते हैं। प्रायर टू द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट, relations between regional people and the sovereign power had never been defined wholly by religion. ब्रिटिशों की जीत से पहले क्षेत्रीय लोगों और परम सत्ता के बीच संबंधों को धर्म द्वारा कभी पूर्णतः परिभाषित नहीं किया गया। A web of economic and social relationship had survived periods of imperial consolidation, crisis, and collapse to bind the subcontinent into a loosely layered framework of interdependence. आर्थिक और सामाजिक संबंध का एक जाल शाही समन्वयन, संकट और पतन की अवधियों में बचा रहा, जिसने उपमहाद्वीप को परस्पर निर्भरता के एक सरल ढांचे में बांधे रखा। आगे देखिए। Despite a long history of creatively accommodating multiple levels of supreme powers, the renegotiation of the terms for sharing power in an independent India saw the special opportunity of a rigid and massive conception of territorial sovereignty based on a singular and gathering together idea of the nation. अब देखिए, बोल रहा है परम सत्ताओं के अनेक स्तरों को रचनात्मक ढंग से समायोजित करने के एक लंबे इतिहास के बावजूद स्वतंत्र भारत में सत्ता में हिस्सेदारी बांटने के लिए किए गए शर्तों के पुनः बंटवारे ने राष्ट्रीय के वैयक्तिक और साथ जुड़ते विचार पर आधारित क्षेत्रीय प्रभुसत्ता की एक कड़ी और स्थूल संकल्पना को देखा। The colonial state means the assumption of sovereignty, legally independent power to govern and control of a country by a foreign policy entity. औपनिवेशिक राज्य का अर्थ है एक विदेशी राजनीतिक सत्ता द्वारा किसी देश की प्रभु सत्ता, शासन और नियंत्रण करने के लिए कानूनी रूप से स्वतंत्र सत्ता ग्रहण करना। The colonial state has to design a theory of sovereignty in the special context of the imperial colonial relationship. अब देखिए, बोल रहा है औपनिवेशिक राज्य को शाही औपनिवेशिक संबंध के विषय संदर्भ में प्रभुसत्ता का एक सिद्धांत निरूपित करना था। This is done through a two-way process. One, process of legitimization of the colonial state, that is
justification of the legal existence of a foreign entity, which automatically leads to the second process. Second, the subversion of delegitimization of pre-colonial indigenous political authority. ऐसा दोतरफा प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। पहला, औपनिवेशिक राज्य को वैधता प्रदान करके, अर्थात एक विदेशी सत्ता के अस्तित्व को न्याय संगत ठहराकर, जो स्वतः दूसरी प्रक्रिया की ओर ले जाता है, अर्थात औपनिवेशिक पूर्व देशी राजनीतिक सत्ता को उखाड़कर अथवा उसे अवैध ठहराकर। आगे देखिए, नेचर ऑफ कॉलोनियल स्टेट, औपनिवेशिक राज्य का स्वरूप। द ब्रिटिश consolidated their colonial regime in India according to their ideas of what a colonial state could be, and a modern state with some modern characteristics emerged. ब्रिटिशों ने भारत में अपने औपनिवेशिक शासन को अपने विचारों के अनुसार समन्वित किया कि औपनिवेशिक राज्य कैसा हो सकता है, और कुछ आधुनिक विशेषताओं के साथ एक आधुनिक राज्य का उदय हुआ। As in a modern state, the colonial government had a monopoly of force, a centralized administration for tax collection, a centralized legal system, a professional staff of administrators and bureaucrats, and clearly defined territorial boundaries. एक आधुनिक राज्य, जैसा कि एक आधुनिक राज्य में होता है, औपनिवेशिक सरकार के पास सेना का एकाधिकार, कर वसूली के लिए एक केंद्रीकृत प्रशासन, एक केंद्रीकृत कानून प्रणाली, प्रशासकों और नौकरशाहों का प्रशिक्षित कर्मचारी वर्ग और स्पष्ट निर्धारित क्षेत्रीय सीमाएं थीं। ब्रिटिश colonial administrators aimed for a rule based on law administered according to regulations. ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासकों का उद्देश्य ऐसा शासन था जो विधि पर आधारित और विनियमों के अनुसार संचालित हो। At the lowest levels, however, where policy implementation took place, the ties of caste, clan, and kingship, and pattern-client relations played major roles in how the colonial state affected local society. After independence in 1947, the new nation built its government on institutions inherited from the colonial, with all of their strengths and their weaknesses. अब देखिए, किंतु निचले स्तरों पर जहां नीतियों का कार्यान्वयन हुआ, वहां जाति, कुल, रिश्तेदारी और संरक्षक आश्रित संबंधों ने स्थानीय समाज को प्रभावित करने में मुख्य भूमिका निभाई। सन 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद नए राष्ट्र ने औपनिवेशिक सरकार से विरासत में प्राप्त संस्थाओं पर अपनी संपूर्ण शक्तियों और कमजोरियों के साथ अपनी सरकार गठित की। आगे देखिए, कॉलोनियल ऑब्जेक्टिव्स इन इंडिया। भारत में औपनिवेशिक उद्देश्य क्या था, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इन द कोर्स ऑफ 19th century, a British royal or imperial ideology emerged in which the British, as the wealthiest and most progressive nation in the world, had a duty to help rest of the world to prosper and improve. 19वीं शताब्दी के दौरान एक ब्रिटिश राजसी या शाही विचारधारा उभरी, जिसमें विश्व के सभी से धनी और प्रगतिशील राष्ट्र के तौर पर इंग्लैंड का यह कर्तव्य था कि शेष विश्व को समृद्ध बनने और उन्नति करने के में उसकी मदद करे। The rule of law would create the conditions for civilized living and the creation of wealth. कानून सभ्य जीवन और संपदा के निर्माण की स्थितियां पैदा करता। In India, the governing ideology was, भारत में ब्रिटिश शासकीय विचारधारा निम्नलिखित थी। Indians were not capable of governing themselves. भारतीय
खुद पर शासन करने में समर्थ नहीं है. Britain had the duty to supply good government which would be based on the rule of law without interfering in or attempting to manage Indian economy and society. ब्रिटेन का कर्तव्य था कि वह भारतीय अर्थव्यवस्था और समाज में हस्तक्षेप अथवा उसका प्रबंधन करने का प्रयास किए बिना कानून पर आधारित एक अच्छी सरकार प्रदान करे. The main responsibilities of imperial government were seen as शाही सरकार की मुख्य जिम्मेदारियां निम्नलिखित देखी गईं. Collecting land revenue and execution of legal administration. भूमि राजस्व की वसूली और कानूनी प्रशासन का कार्यान्वयन. आगे देखिए. The type of revenue settlement which the East India Company made varied according to the prevailing ideology of how to create wealth in India, according to the company's security needs and according to experience which the company gained as new areas came under its control. ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा की गई राजस्व व्यवस्था के प्रकार में इस प्रचलित विचारधारा के अनुसार कि भारत में धन संपत्ति कैसे बनाई जाए, कंपनी की सुरक्षा संबंधी जरूरतों के अनुसार और नए क्षेत्र कंपनी के नियंत्रण में आने पर प्राप्त अनुभव के अनुसार अंतर बना रहा. The colonial state was working with two aims. One, the complete subordination of the Indian colony to needs of British metropolis. Two, economic exploitation of the Indian colony or the appropriation of the colony's economic surplus by the British metropolis. औपनिवेशिक राज्य दो उद्देश्यों के लिए काम कर रहा था. पहला, ब्रिटिश राजधानी की ज़रूरतों के अनुसार भारतीय उपनिवेश को पूर्ण रूप से अपने अधीन करना और दूसरा, ब्रिटिश राजधानी द्वारा भारतीय उपनिवेश का आर्थिक शोषण या उसके आर्थिक अधिदेश को अपने उपयोग में लाना. But the nature of the imperial interest in Indian did not remain the same throughout, and it changed according to the requirements of the mother country and in interest of the different social group in Britain. लेकिन भारतीय उपनिवेश में शाही दिलचस्पी का स्वरूप पूरे समय एक जैसा नहीं रहा. वह अपनी मातृभूमि की ज़रूरतों और ब्रिटेन के विभिन्न सामाजिक समूहों के हितों के अनुसार बदलता रहा. During the first stage of British rule in India till 1813, British interest lay mainly in 1. The East India Company's monopoly of trade with India and the elimination of other European competitors. 2. The control over financial resources through taxation. सन 1813 तक भारत में ब्रिटिश शासन के पहले चरण में ब्रिटेन के हित मुख्यतः पहला, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार और अन्य यूरोपीय प्रतिस्पर्धियों की समाप्ति तथा कर व्यवस्था के जरिए वित्तीय स्रोतों पर नियंत्रण में निहित थे. Both these objectives could be fulfilled without having to disturb the existing institutions and administrative apparatus. ये दोनों उद्देश्य वर्तमान संस्थाओं और प्रशासनिक तंत्र को छेड़े बिना पूरे किए जा सकते थे. British rulers at this stage were not very different from that of traditional rulers, interested mainly in receiving agricultural surplus. अब देखिए, इस चरण में ब्रिटिश परंपरागत शासकों से ज़्यादा अलग नहीं थे और उनकी मुख्य दिलचस्पी कृषि अधिदेश को प्राप्त करने में थी. No attempt was therefore made to create a uniform administrative structure or even to renovate the old one at this stage. अब देखिए, अतः इस चरण में एक समान प्रशासनिक ढांचा निर्मित करने का या पुराने ढांचे को सुधारने तक का कोई प्रयास नहीं किया गया. No basic changes
were introduced in the judicial system and administration. न्याय प्रणाली और प्रशासन में कोई मूलभूत बदलाव नहीं लाया गया. Whatever little changes were made in the field of administration were only made at the top of the revenue collection and were linked to the objective of smooth revenue collection. अब देखिए, प्रशासन के क्षेत्र में जो मामूली परिवर्तन किए भी गए वे केवल राजस्व वसूली के शीर्ष पर किए गए जो बिना बाधा राजस्व वसूली से जुड़े थे. A modern judicial system or uniform administrative structure for India was not seen as necessary at this stage, since it was not considered relevant for the fulfillment of British objective during the first stage of British rule in India. भारत के लिए एक आधुनिक न्याय प्रणाली और एक समान प्रशासनिक ढांचा इस चरण में आवश्यक नहीं समझा गया, क्योंकि वह भारत में अंग्रेजी राज के पहले चरण में ब्रिटिशों के लक्ष्य की पूर्ति के लिए प्रासंगिक नहीं माना गया. आगे देखिए. This scenario changed considerably after 1813. सन 1813 के बाद परिदृश्य काफी बदल गया था. The British economy and society were going through a major transformation caused mainly by the Industrial Revolution. ब्रिटिश अर्थव्यवस्था और समाज एक बड़े रूपांतरण से गुजर रहे थे, बदलाव हो रहा था, जिसका मुख्य कारण औद्योगिक क्रांति इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन थी. The commercial trading corporations were now giving way to industrial ownership, which had become the dominant force in the British society. वाणिज्यिक व्यापारिक निगम कमर्शियल ट्रेडिंग कॉरपोरेशंस अब औद्योगिक स्वामित्व इंडस्ट्रियल ओनरशिप को रास्ता दे रहे थे, जो ब्रिटिश समाज में प्रबल ताकत बन गया था. द ईस्ट इंडिया कंपनी was gradually losing its monopoly over Indian trade. भारत में व्यापार पर से ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार धीरे धीरे खोता जा रहा था. The British interest in India no longer represented the interest of the company but of the industrial capitalist class. भारत में ब्रिटिश हित अब अपनी कंपनी के हितों का प्रतिनिधित्व न करके औद्योगिक पूंजीपति वर्ग के हितों का प्रतिनिधित्व करते थे. The interest of the British industrialists lay in using India as a market for their manufactured industrial goods, a source of raw material like jute, cotton, etc. for their industries, and food grain, opium, etc. for export. ब्रिटिश उद्योगपतियों की दिलचस्पी भारत में अपनी निर्मित औद्योगिक वस्तुओं के बाजार और अपने उद्योगों के लिए पटसन और कपास जैसे कच्चे माल तथा निर्यात के लिए खाद्यान्न, अफीम इत्यादि के स्रोत के रूप में इस्तेमाल करने में थी. All this required much greater penetration into the Indian economy and society and control over India trade not only with British but with other countries also. इस सब के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था और समाज में कहीं अधिक गहरी पैठ और भारत के ब्रिटेन के साथ ही नहीं बल्कि अन्य देशों के साथ होने वाले व्यापार पर भी नियंत्रण आवश्यक था. इंडिया वॉज नाउ एक्सपेक्टेड टू पे अ न्यू रोल. भारत से अब एक नई भूमिका निभाने की अपेक्षा की जा रही थी. It was perhaps not possible to perform the new role with the traditional administrative institution. परंपरागत प्रशासनिक संस्थाओं के साथ यह नई भूमिका निभाना शायद संभव नहीं था. They had to be changed and transformed to suit the new requirements. उन्हें नई ज़रूरतों के मुताबिक बदलना और रूपांतरित होना था. Thus started the process of transforming Indian administration. अब देखिए, अतः भारतीय प्रशासन के रूपांतरण की प्रक्रिया शुरू हुई. Similarly, the entire legal structure had to be overhauled to promote modern business, create a market economy,
free commercial relations, and to regulate the various economic transactions smoothly with the help of modern laws. इसी प्रकार आधुनिक कानूनों के मदद से आधुनिक व्यवसाय को बढ़ावा देने, एक बाजार अर्थव्यवस्था निर्मित करने, मुक्त वाणिज्यिक संबंध स्थापित करने और विभिन्न आर्थिक लेन देन को सुनियोजित करने के लिए संपूर्ण कानूनी ढांचे की काया पलट करना जरूरी था। आगे देखिए, ब्रिटिश इंटरेस्ट वर ऑफ सेवरल काइंड्स। ब्रिटिशों के हित कई प्रकार के थे। एट फर्स्ट द मेन पर्पस वॉज टू अचीव अ मोनोपोलिस्टिक ट्रेडिंग पोजिशन। सबसे पहले तो मुख्य प्रयोजन था एकाधिकारपूर्ण मोनोपोलिस्टिक व्यापारिक स्थिति हासिल करना। लेटर it was felt that a regime of free trade would make India a major market for British goods and a source of raw material, but British capitalists who invest in India or who sold banking or shipping services there continued effectively to enjoy controlling or dominating privileges. बाद में यह महसूस किया गया कि मुक्त व्यापार की व्यवस्था भारत को ब्रिटिश वस्तुओं के लिए एक बड़ा बाजार और कच्चे माल का स्रोत बना देगी, किंतु भारत में निवेश करने वाले अथवा यहाँ बैंकिंग या शिपिंग सेवाएं बेचने वाले उद्योगपति कारगर ढंग से विशेष सुविधाओं पर नियंत्रण रखते रहें या उन पर हावी बने रहें। इंडिया ऑल्सो प्रोवाइडेड interesting and lucrative employment for a sizable portion of the British upper middle class, and the remittance they sent home made an appreciable contribution to Britain's balance of payment and capacity to save. भारत ने ब्रिटेन के उच्च मध्य वर्ग के एक बड़े भाग के लिए रुचिकर और लाभदायक रोजगार भी उपलब्ध कराया और उनके द्वारा घर भेजे गए धन ने ब्रिटेन के भुगतान संतुलन और बचत की क्षमता में महत्वपूर्ण योगदान किया। आगे देखिए, बोल रहा है, फाइनली कंट्रोल ऑफ इंडिया वॉज अ की एलिमेंट इन द वर्ल्ड पावर स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ जियोग्राफी, लॉजिस्टिक्स एंड मिलिट्री मैन पावर। और अंत में भारत पर नियंत्रण भूगोल, संभार यंत्र यानी लॉजिस्टिक और सैनिक मानव शक्ति की दृष्टि से विश्व की सत्ता संरचना का एक महत्वपूर्ण तत्व था। The British were not averse to India economy development if it increased their market, but refused to help in areas where they felt there was conflict with their own economic interest or political security. अंग्रेज भारत के आर्थिक विकास के खिलाफ नहीं थे अगर उससे उसके बाजारों में बढ़ोतरी होती, लेकिन अपने खुद के आर्थिक हितों या राजनीतिक सुरक्षा के साथ टकराव वाले क्षेत्रों में सहायता करने से उन्होंने इनकार कर दिया। Hence, they refused to give protection to the Indian textile industry until its main competitor became Japan rather than Manchester, and they did not almost nothing to further technical education. इसलिए उन्होंने भारतीय वस्त्र उद्योग को तब तक संरक्षण प्रदान नहीं किया जब तक कि उसका मुख्य प्रतिस्पर्धी मैनचेस्टर के बजाय जापान नहीं बन गया, और उन्होंने तकनीकी शिक्षा के विकास के लिए भी लगभग कुछ नहीं किया। They introduced some British concepts of property but did not push them too far when they met interest. उन्होंने संपत्ति की कुछ ब्रिटिश अवधारणाएं लागू की, पर अपने हितों की पूर्ति हो जाने पर उन्हें बहुत आगे नहीं बढ़ाया।